अब बैंकों का लोन लेकर विदेश भाग चुके नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों की खैर नहीं है। मोदी कैबिनेट ने भगोड़ा कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश की मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के जरिए क्रिमिनल एक्ट 2018 में संशोधन किया जाएगा। अध्यादेश से जांच एजेंसियों की ताकत बढ़ेगी। ऐसे अपराधी फ्यूजिटिव ऑफेंडर घोषित किए जा सकेंगे जो कि देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर विदेश भाग गए हों। ऐसे लोगों की देश विदेश में संपत्तियां जब्त हो सकेंगी। यहां तक कि कोर्ट की इजाजत के बाद इन संपत्तियों को बेचा भी जा सकेगा। ऐसे भगोड़ों को देश में किसी भी सिविल कोर्ट से राहत नहीं मिल सकेगी। कंपनी का मैनेजर शेयर होल्डर क्लेम नहीं कर सकेगा, यानी कि आर्थिक अपराध करके विदेश भागने वालों पर लगाम लग सकेगी। और चलिए, हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबह से ही आलोक इस पूरी बैठक के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आलोक, अगर इस अध्यादेश की हम बात करें, क्या खास बातें इसमें है, किन चीजों को मेंशन किया गया है? देखिए, जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस जो सरकार लेकर आने का फैसला किया है, उसमें जो कई सारी चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो ये है कि ये जो कानून होगा नया, ये 100 करोड़ से ज्यादा के अपराध पर ही लागू होगा। यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कोई घोटाला करके देश छोड़कर भागता है तो उनके ऊपर लागू होगा। और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। स्पेशल कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को घोषित करना है, वहां जाया जा सकता है और उसके स्पेशल कोर्ट जो होगा वो उसको इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर देगा। उसके बाद बड़ी आसानी से आप जो भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होगा उनके प्रॉपर्टी को आप कन्फिस्केट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं और उनको बेच भी सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कोर्ट में मामला चल रहा होगा उस वक्त कोई भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स किसी दूसरे सिविल कोर्ट में कोई भी अपनी अपील दायर नहीं कर सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट होगा कि जो कार्रवाई नीलामी की चल रही है उसके बीच में खलल डालने के लिए लोग सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कर देते हैं, वो यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि सिविल कोर्ट में कोई भी आर्थिक अपराधी जो होगा वो नहीं जा सकेगा। इसके अलावा जो सरकार के पास ये भी होगा कि अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के विदेश में भी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको भी कॉन्फिस्केट करने के लिए, उसको भी नीलाम करने के लिए सरकार कदम आगे बढ़ा सकती है। जो संबंधित देश होगा वहां से बातचीत करके और वहां पर जो संधि हमारे देश के साथ मौजूदा स्थिति में है उसके आधार पर वहां के भी प्रॉपर्टी को अटैच करना, बेचने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। तो ये तमाम जो कह सकते हैं कि प्रोविजंस इस इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल के तहत हैं, जो कि काफी डिटरेंट हैं नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे अपराधियों के खिलाफ जो कि देश छोड़कर भाग गए हैं। और अभी दिक्कत ये होती है कि किसी भी प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर बैंक कोई भी कार्रवाई करता है तो उसके लिए आपको कोर्ट में जाकर काफी लंबी हियरिंग सुननी पड़ती है। उसके बाद कोर्ट फैसला देता है, उसके बाद ही आप नीलामी के लिए आगे कदम बढ़ा पाते हैं। तब तक दिक्कत ये होती है कि जो भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होता है अपनी प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में बेचकर भाग जाता है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि कदम होगा सरकार की तरफ से कि जो भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स घोषित होगा, और सबसे पहली बात की घोषित करने में भी बहुत तेजी दिखाई जाएगी क्योंकि इसके लिए स्पेशल कोर्ट में सरकार सीधे जा सकेगी। और दूसरा ये है कि इसको कॉन्फिस्केट करने के बाद स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस प्रॉपर्टी को कह सकते हैं अटैच और नीलामी किया जा सकेगा। बिल्कुल, तो हर तरफ से जो भगोड़े हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए आलोक, आप हमारे साथ, दोबारा आपसे हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नमित सक्सेना जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है नमित जी आपका जी बिजनेस पर। आपकी राय इस पूरे मसले पर क्या है और ये जो अध्यादेश आया है इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे काफी सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो जो इसमें जिस तरीके से एक्ट जो बिल आया है इसमें 3 बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर्स दिए हैं। एक तो उसमें एक लिस्ट दी है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की कि आईपीसी के कौन कौन से ऑफेंसेस पे लागू होगा, फिर उसमें अलग अलग कंपनीज एक्ट पे, एनडीपीएस एक्ट पे, जैसे जैसे अलग अलग ये लगेगा तो उन्होंने पूरी एक शेड्यूल्ड ऑफेंस की लिस्ट दी है। उसके बाद उन्होंने 2 बहुत अच्छे प्रोसीजर्स दिए हैं जिनसे और ज्यादा क्विक हो जाता है प्रोसीजर। उन्होंने बोला कि डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर पीएमएलए का जो होगा वो सीधे एक स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि ऐसे ऐसे करके एक है, हम बोल रहे हैं कि ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो सकता है, प्लीज इशू आप एक नोटिस इशू कर दीजिए। और उसके बाद अगले 3 हफ्ते के अंदर जिसको भी नोटिस इशू होता है उसको वापस कोर्ट के सामने या तो अपने काउंसिल के थ्रू आना होगा या फिर उसको खुद प्रेजेंट होना होगा। अगर वो काउंसिल के थ्रू या खुद प्रेजेंट होता है तो उसे 1 हफ्ते बाद ही अपना रिप्लाई फाइल करना होगा। अभी देखिए प्रोसीजर कितना
है इसमें। अगर वो नहीं प्रोसीजर नहीं अगर अपना फाइल करता है तो प्रोसीजर आगे बढ़ जाएगा ट्रायल कोर्ट का। उसके बाद जैसे ही प्रोसीजर आगे बढ़ता है, आप इमीडिएटली आफ्टर 7 वीक तो वो उसका प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं प्री ट्रायल में। दिस इज वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिना ट्रायल शुरू हुए ही कॉन्फिस्केट कर सकते हैं प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीधे चली जाएगी विदाउट एनी इनकम्बेंसेस, मतलब कोई और उसमें राइट क्लेम नहीं कर सकता। दूसरी चीज, उन्होंने जितने सिविल कोर्ट्स हैं सबका उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन बाहर कर दिया कि आप कहीं और पैरेलल प्रोसीडिंग्स लॉन्च नहीं करा सकते। जैसे भाई कि आप किसी और सिविल कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग चल रहा है, फिर आप दूसरे कोर्ट में जाके ये बोलिए कि नहीं हमारा मैटर ऑलरेडी वहाँ पेंडिंग है तो आप इसका कॉग्निजेंस मत लीजिए, वो नहीं हो सकता। स्पेशल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में बाकी सब कुछ उन्होंने बाहर कर दिया। तीसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने क्या की है, उन्होंने इतना फास्ट प्रोसीजर किया है। इमीडिएट आफ्टर 7 वीक्स अगर वो नहीं करता है तो आप उसको विद इन अ फिक्स ड्यूरेशन आप उसका ट्रायल कंप्लीट करके उसको डिक्लेयर कर देंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। और आगे और जो बेनिफिशियली लेजिस्लेशन के तौर पर इसको लेके आए हैं उसमें उन्होंने क्या किया, अगर ये पाया जाता है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कोई एक्सवाइजेड इंडिविजुअल नहीं है, एक्सवाइजेड कंपनी नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी इमीडिएटली रिलीज भी कर देंगे ताकि किसी के मानवाधिकार का या किसी के फंडामेंटल राइट्स का कहीं से हनन ना हो जी। तो जैसे जितने ये बड़े जायंट्स हैं जैसे कि विजय माल्या रहे और नीरव मोदी और भी बहुत सारे हैं, ये तो क्योंकि हाईलाइट हो गए तो इनका पता चल गया, तो और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े फ्रॉड करके लोगों का पैसा लेके इधर चले गए। तो उन पे इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि अगर वो वापस नहीं आए या फिर उन्होंने पैसा नहीं लौटाया तो फिर उनका खुद का प्रॉपर्टी सेल हो जाएगा। अब इससे जो मेन क्रिटिसिज्म जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि प्री ट्रायल कॉन्फिस्केशन है, तो बोल रहे हैं जैसे कि संसद में भी ये बात हुई थी कि ये फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है, जबकि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कहीं से भी नहीं है। ये तो एक सेफ गार्ड है कि अगर आप ये नहीं करिएगा तो आपको प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई, आप आइए कोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल करिए जी, कोर्ट के पास पूरी पावर है। एक और उन्होंने जो बहुत अच्छी चीज की वो ये की है कि स्पेशल कोर्ट से अपील फैक्ट्स और लॉ दोनों पे, खाली उन्होंने लॉ पे नहीं किया, जनरली हाईकोर्ट में अपील केवल लॉ पे जाती है, उन्होंने कहा कि फैक्ट्स दोनों में स्पेशल कोर्ट से अपील सीधे हाईकोर्ट जाएगी जी। और उन्होंने उसको भी टाइम ऑन कर दिया कि आप या तो 30 दिन में करिए, अगर 30 दिन के बाद 45 डेज में आप कर रहे हैं या 60 दिन में कर रहे हैं तो डिले कॉन्फर्म कर सकते हैं, पर 90 दिन के बाद आपका अपील नहीं लगेगा। ताकि ये भी नहीं कि वहां पे भी डिले, लोग बात क्या करते हैं जनरली की लेके और इतनी सारी डायलेटरी टैक्टिक्स है जिनको अडॉप्ट करते हैं, तो उसको भी उन्होंने इसमें पूरा सेव कर दिया और हाईकोर्ट से फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट जी। तो इतना क्विक प्रोसीजर है कि जिनका पैसा गया है उनको भी, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफेंडर नहीं हूँ और मेरा ट्रायल चल रहा है उसके लिए भी देयर सो मेनी सेफगार्ड, तो कहीं से भी किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। तो इससे अच्छा और इससे बेहतर अधिनियम लाना तो मतलब जहाँ तक मेरी समझ है ये काफी अच्छा अधिनियम है, इसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन यहाँ पर नहीं होगा और जिनका पैसा गया है उन्हें भी वापस पैसा मिल सकेगा, ऐसा प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। और चलिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता राजीव जेटली जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। हम अगर बात करें फ्यूजिटिव इस एक्ट की जो कि लाया गया है, अध्यादेश आगे लाया जाएगा, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब भगोड़ों को वापस लाने में सरकार कामयाब होगी और आने वाले वक्त में हम ऐसे भगोड़ों को अपने सामने देख पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कानून पहले भी इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, कानून की बात नहीं थी, बात थी आपकी बिल की, आपकी ईमानदारी की। जब यहाँ पर लोग अपने देखा हुआ एनपीए के नाम पर एनपीए को भी छुपाया जाता था, एनपीए दिए जाते थे तो उसको छुपाया जाता था, छुपाने के पीछे उनकी मंशा क्या होती थी ये अब धीरे धीरे जग जाहिर हो रही है। दूसरी बात, अब वो मौके और वो प्रावधान और वो गुंजाइश किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जिसमें इस देश के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति खाकर और यहाँ से भाग जाए। और भागने वाले लोगों ने आपने देखा वक्त वक्त में हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों की, पूर्व राजनीतिक नेताओं की, पूर्व राजनीतिक पार्टियों की तारीफ भी की है, वक्त वक्त पे तारीफ की है। उन्होंने ये बात भी कही है कि हमें मुसीबत से उबारा है, मतलब जो पूरी कंपनी को और देश के टैक्स पेयर को मुसीबत में डालकर एक व्यक्ति को मुसीबत से उबारने वाली जो नीति थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दी है। अब किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश किसी को भी इस देश के अंदर बेईमानी के लिए,
टैक्स पेयर का पैसा खाने के लिए या इस देश से भागने के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं दी जा रही है। किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा जिस तरीके से अब ये अध्यादेश लाया गया, इस अध्यादेश के बाद जो पहले बेकायदगियां और कमियां थी उनको फिल किया गया। इल्जाम लगाने की राजनीति के ऊपर पूर्ण तरह से विराम लगाया गया। राजीव जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, इसके अंदर जो प्रावधान है वो ये है कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का जिसने घपला किया है वही इस एक्ट के तहत शामिल किया जाएगा। अगर उससे कम का घपला हुआ है तो वो व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। अगर टुकड़ों में लोग घोटाला करें, घपला करें, फ्रॉड करें, पैसा लेकर के भाग जाए तो देश का नुकसान तो होगा ही। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस एक्ट के अंदर किसी भी तरह की लिमिट को नहीं जोड़ना चाहिए था? फ्रॉड तो फ्रॉड ही है। नहीं, मैं फ्रॉड एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हमारे देश की अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने की बात, अगर वो किसी तरीके से कभी भी मुसीबत से गुजर रही है या आर्थिक तंगी से गुजर रही है तो केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये प्रावधान है कि अपनी इंडस्ट्री को सुदृढ़ करने के लिए सरकार उनको सपोर्ट करती है। और वो सपोर्ट करना केवल इसलिए होता है कि उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, उसमें जो वर्कर होते हैं, उससे जुड़े हुए जो दूसरे लोग होते हैं, उनकी रोजी रोटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब 100 करोड़ से ऊपर की बात आती है तो आपने देखा होगा, चाहे 500 करोड़ की बात आई हो, चाहे विजय माल्या की बात आई हो, चाहे चौकसी की बात आई हो, चाहे इनकी बात आई हो, ये सभी लोग एक तरीके का फ्रॉड करके भागे थे। और इनके साथ पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया था, उनको संरक्षण भी दिया था। और वो संरक्षण और समर्थन आपने देखा होगा, वक्त वक्त पे उनके इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना और इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के इमीडिएटली बाद 1500 करोड़ रुपए का लोन देना, ये अपने आप में दर्शाता था कि किसी इंडस्ट्री को नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को अपने निजी फायदों के लिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल, और अब ऐसी हरकतों के ऊपर रोक लगेगी, ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगेगी। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।